हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फार्मर मद्य निषेध एवं उत्पाद पुलिस के लिए साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पढ़ने पर से काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो वहां से अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम पर सारा पीडीएफ आपको एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा। जितना भी मैं जो है साइंस से रिलेटेड और जीके जीएस से और मैथ से रिलेटेड और हिंदी से जितना भी प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूँ और जितना भी मैंने आपको दिया है अभी तक कंटेंट को, वो सारा आपको एक जगह टेलीग्राम पर अवेलेबल पीडीएफ मिलेगा। तो वहां से अगर आप लोग रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि कम टाइम में आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट आपको डेली कम से कम 100 क्वेश्चन आपको भी मारना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बल से संबंधित नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न जो पूछा जा रहा है इसमें से यहाँ पर आपको बताना है, सभी आपको यहाँ पर चारों यूनिट दिया हुआ है। अब ये बताना है कि बल से कौन सा संबंधित नहीं है, बल का यूनिट कौन सा नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर ऑप्शन ए की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ये बल का होता है। अब देखिए एक न्यूटन, जो कि हम लोग जो लिखते हैं जनरली क्या लिखते हैं, बल का अगर यूनिट पूछा जाता है तो हम लोग न्यूटन लिखते हैं, ठीक है। तो यही न्यूटन के बदले में आपका होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और केजी मीटर पर जो यहाँ पर आपको सेकंड दिया हुआ है ये क्या है, ये आपका मोमेंटम का होता है। ये आपका संवेग का जो यूनिट होता है ये आपका होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका बल से संबंधित नहीं है, तो देखिए संबंधित नहीं की बात करें तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका पी बराबर एम भी एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग संवेग का फॉर्मूला बोलते हैं, फिर मोमेंटम का होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका जो है केजी मीटर पर सेकंड इसी का आपका फॉर्मूला होता है संवेग का, इसलिए यहाँ पर आपका ये बल से संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज याद रखिए कि डाइन जो होता है ये आपका बल से संबंधित होता है। देखिए डाइन अब बल से संबंधित कैसे हो गया, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि बल का जो यूनिट होता है सीजीएस पद्धति में बल का यूनिट क्या होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना कि बल का अगर पद्धति में अगर सीजीएस में पूछा जाएगा तो ये आपका डाइन हो जाएगा। ऐसे जनरली आपको पता ही है कि न्यूटन होता है और यही न्यूटन को हम लोग लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 2 नंबर में, एम द्रव्यमान की एक गेंद पी गति के साथ आगे बढ़ रही है, गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है गतिज ऊर्जा, लेकिन यहाँ पर आपको समझना चाहिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए कि एम द्रव्यमान है और पी गति है। तो आपको याद होगा कि पी बराबर क्या होता है, आपका एम भी होता है। तो यहाँ पर आपका जब गति दिया हुआ आपका पी है, तो देखिए पी बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका संवेग के लिए, इसमें आपका क्या होता है, तो पी बराबर आपका फॉर्मूला होता है एम भी। तो एम आपका द्रव्यमान हो गया और भी आपका यहाँ पर क्या हो गया, तो भी आपका यहाँ पर गति हो गया। तो इसमें हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जब इसमें गतिज ऊर्जा आपको पूछा जा रहा है तो भी क्या है, एक प्रकार का ये गतिज ऊर्जा ही आपका है। एक तो आपका गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम बी स्क्वायर, वो तो आपका होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट का यूज करना है आपको ये वाला करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका भी बराबर आपका क्या हो जाएगा, पी बटे एम हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा ये आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आपको जैसे कि गतिज ऊर्जा पूछा जा रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन तो हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हाफ एम भी स्क्वायर हम लोग क्यों ना करें, तो हाफ एम भी स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी यानी के ई बराबर जो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपको जो चीजें पूछी जा रही है कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा फिर आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर तो गतिज ऊर्जा आपने निकाल दिया। तो ये देखिए कहीं पर ऑप्शन में है तो ये नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं गतिज ऊर्जा यहाँ पर लिखा हुआ इसको लेकर अगर करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में, एक आयत की 2 भुजा यहाँ पर आपको दिया हुआ क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उन्हें 15% और 20% बढ़ा दिया गया। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की यहाँ पर आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, फंस जाते हैं ऐसे प्रश्न में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी किसी वस्तु पर एक ही वस्तु पर अगर 2 बार घटना घट जाए तो वहाँ पर हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। और ए बी फॉर्मूला होता क्या है, तो ये आपका होता है ए प्लस बी प्लस आपका ए बी बाय 100 होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपका कन्फर्म है कि पूछा ही जाएगा, क्योंकि जितना भी आपका एग्जाम हुआ जिसमें कि मैंने अध्ययन किया है तो देखा है कि इसमें इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछा जाता है। इसलिए आपको जो भी सिलेक्टेड प्रश्न होगा उसको आपको कवर करते रहना, बाकी आपको प्रैक्टिस सेट तो मारना ही है, क्योंकि इसमें आपको 10 से 12 मैथ का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चीजें जो पूछी जा रही है, यहाँ देखिए फंसाने के लिए यहाँ पर जो आपको दिया गया ये आपको 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया है, जबकि ये कहीं पर आपको यूज करना ही नहीं है। यूज कहाँ पर करना है, तो ये आपको देखिए 15% और 20% का ही यूज करना है, क्योंकि एक ही वस्तु पर कभी 2 बार घटना घट जाती है तो हम लोग ये भी फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन अगर माइनस में होता है, जैसे कि मान लेते कि घट जाती है, तो जैसे कि मतलब यहाँ पर क्या घटना घट रहा है, और अगर ये बोला जाए कि अगर 20% की कमी हो रही है पहले और फिर 10% की कमी हो रही है, तो ये भी फॉर्मूला का ही यूज करेंगे, लेकिन वहाँ पर माइनस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि 15%
10% और 20% बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी फार्मूला को यहाँ पर जो है मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, 15% पहले बढ़ाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका 20% बढ़ाया जाता है। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, तो 15 गुना यहाँ पर आपका 20 बटे यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो 20 से इसको करते हैं तो 20 25 100 हो जाएगा, और 5 से इसको 3 बार में हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 20 और 15 35 और 3 कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। तो सॉरी 20 और 3 के सॉरी 20 और कितना हो जाएगा 15 आपका हो जाएगा 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38। तो ये आपका 38% जो होगा यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर और जो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ इसका कहीं पर भी आपको यूज नहीं करना। कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको यही यहाँ पर समझना है कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट जाए तो जो यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है उसी को ए बी फॉर्मूला पर सेट करना है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर आपको दिया हुआ है 14। उसके बाद पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन का 1 है तो, और क्लोरीन का यहाँ पर आपको दिया हुआ 35.5, और अमोनियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। अमोनियम क्लोराइड के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कहने का मतलब है कि NH4 और Cl का यहाँ पर आपको निकालना है कि परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कवर किया था, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि किसी भी एटॉमिक जैसे एटम जो भी मतलब है, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम, लिथियम, चाहे आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि उसका द्रव्यमान संख्या आपसे पूछा जाता है, तो एटॉमिक नंबर अगर डायरेक्ट आपसे एटॉमिक नंबर अगर दिया रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाता है द्रव्यमान संख्या तो इसको निकालने का मत एक ही फॉर्मूला है कि जो भी आपका एटॉमिक नंबर जिस भी एटम के बारे में पूछा जा रहा है अगर सम संख्या है तो उसको 2 से गुना कर दीजिए। जैसे कि कैल्शियम का ले लेते हैं तो कैल्शियम का कितना होता है आपका 20 होता है, और 20 को अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो 20 दूना 40। तो ये आपका क्या निकल करके आ जाएगा, तो ये आपका द्रव्यमान संख्या निकल करके आ जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें कि यहाँ अगर 21 रहता तब क्या करते, तो 21 रहेगा, अगर विषम संख्या रहेगा तो उसको 2 से गुना करना और 1 को प्लस कर देना है तो आपका निकल जाता है। ये ट्रिक है, लेकिन किसी किसी में क्या एब्स्ट्रैक्शन है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो जहाँ नहीं होता है तो वो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर वो सब कवर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है अमोनियम क्लोराइड के बारे में, तो यहाँ पर आपका NH4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका Cl हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर देखिए संयोग से आपका यहाँ पर दिया भी हुआ है कि इसका जो भार यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि नाइट्रोजन का यहाँ पर आपको दिया हुआ है 14। ये तो दिया हुआ है, लेकिन अगर नहीं दिया रहता तो फिर आपको अपने से लिखना पड़ेगा। तो लिखना क्या है इसमें, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि 14 दिया हुआ है तो इसका परमाणु संख्या नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है, और 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपको यहाँ पर 14 दिया हुआ था, हम लोग यहाँ पर 14 लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कुछ कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि आपको यहाँ पर लग रहा होगा यहाँ पर 7 दूना 14 क्यों, तो एक और क्यों नहीं ऐड किया जबकि विषम संख्या है, तो इसमें इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि कुछ कुछ मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन भी है। तो यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, लेकिन 1 गुना यहाँ पर हमको कितना करना है 4 करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1 गुना जब हम लोग यहाँ पर 4 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 1 गुना यहाँ पर आपको 4 करना है तो ये 5 नहीं होगा, 8 मैंने कर दिया। तो यहाँ पर 1 गुना आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। जैसे क्लोरीन का निकालना है तो 17 होता है, तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34। 17 दूना होना चाहिए आपका कितना 34 होना चाहिए, लेकिन ये भी आपका यहाँ पर क्या है एब्स्ट्रैक्शन है। इसमें होता कितना है 17 दूना 34 होता है, और 34 जब होगा चूंकि विषम संख्या को हमने मल्टीपल किया है तो 17 दूना 34 35 होगा, लेकिन इसका एब्स्ट्रैक्शन है इसलिए यहाँ पर कितना होता है 35.5 होता है। तो कुछ कुछ जनरली जो भी पूछा जाता है उसको आपको यहाँ पर कवर करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 35 और यहाँ पर आपका 4 तो कितना हो जाएगा 35 और 5 कितना, सॉरी 35 और 14 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 49, और 49 में अगर हम लोग यहाँ पर 4 को ऐड करते हैं चूंकि 4 × 1 करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, और 4 को अगर 49 में ऐड करते हैं तो आपका 53 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट आपका यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 53 पॉइंट यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फाइनली करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान डैश है, बताइए कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो ये तो सिंपली आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो पृथ्वी की धारिता के बारे में याद रखना कि इसका अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि पृथ्वी की जो धारिता होता है गणना करने पर कितना आता है, तो गणना करने पर तो कुछ मान आएगा, तो ये कितना होगा, तो ये आपका 711 है, ये आपका माइक्रोफैराड होता है। याद रखना है इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर आपको जो कि पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात करें पृथ्वी की अगर द्रव्यमान के बारे में पूछा जाता है तो 6 × 10⁻24 kg हो जाएगा। धारिता पूछेगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। अगर गणना करने पर पूछेगा धारिता कितना होता है तो 711 माइक्रोफैराड होता है। इतने चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 6 नंबर में कि ध्वनि तरंगों निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती, यानी ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए परावर्तन जो होता है ये ध्वनि में हो सकता है,
क्योंकि जब हम लोग कहीं पर बंद कमरे में अगर कुछ बोलते हैं तो वो क्या होता है कि दीवार से वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि कुएं में मान लेते बोलते हो तो उसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होता है, यानी इको सुनाई पड़ती है प्रतिध्वनि। तो ये आपका ध्वनि में हो सकता है। और जो इको सुनाई पढ़ने के लिए यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो ये आपका 17 मीटर होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट वहाँ पर दिया रहेगा तो यहाँ पर फिर आपको लिखा हुआ रहेगा 17.5, लेकिन 17 के करीब ही आपको पूछा जाता है। एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो 17.5 रहेगा तो वो आपको मारना है, और नहीं तो फिर आपको 17 मीटर मारना है। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जनरली हमने देखा है कि पूछा जो जाता है आपको 17 मीटर करके ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और याद रख लोगे तो क्या दिक्कत है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखिए व्यतिकरण की बात करें तो ये भी आपका जो ध्वनि में होता है, ठीक है, तो व्यतिकरण भी होता है। उसके बाद विवर्तन की बात करें तो ये सब तो आपको पता होगा कि विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है। लेकिन देखिए ध्रुवन जो है इसका मतलब क्या होता है, तो ध्रुवन का मतलब होता है जहाँ से किसी भी चीज का उद्गम होता है, जैसे कि जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है तो वो जो आपका स्रोत होता है, उद्गम का जो स्रोत होता है उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवन। ध्रुवन का मेनली यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि कहीं पर से अगर कोई चीज का उद्गम होता है। तो बताइए कि ध्वनि घटना ये क्या ध्रुवन से संबंधित है, क्योंकि ध्रुवन जो होता है वो स्वतंत्र है, वो ध्वनि को सिर्फ छोड़ता है। लेकिन ध्वनि को किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने के लिए इसमें ध्रुवन का कोई इसमें भूमिका नहीं रहती है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 7 नंबर में कि ल्यूमेन एकक है। तो बताइए कि ल्यूमन जो है ये किसका इकाई होती है, ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो ये आपका ज्योति फ्लक्स का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितनी होनी चाहिए। चूंकि व्यक्ति जो है, चूंकि ध्वनि प्रदूषण होता है तो इसमें व्यक्ति काफ़ी जो है प्रभावित होते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे कि सामान्य व्यक्ति के लिए जो ध्वनि प्रदूषण होना चाहिए इसमें कितना होना चाहिए। तो इसमें जो व्यक्ति के लिए होना चाहिए इसमें आपका 60 डेसिबल जो है आपका होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 9 नंबर में। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि पायरोमीटर निम्नलिखित में से मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है किसको मापने के लिए किया जाता है, तो ये आपका उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे आपसे पूछा जाता है कि तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तब फिर आपका थर्मामीटर हो जाएगा। लेकिन उच्चतम ताप को जो मापने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है इसमें आपका पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और थर्मामीटर के बारे में आपको पता ही है कि बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, लेकिन उसमें भी टेम्परेचर को ही मेजर किया जाता है। लेकिन उसमें क्या है कि एक सामान्य स्तर पर जो भी टेम्परेचर होता है उसको उस पर रीड किया जाता है। लेकिन उच्चतम ताप की बात करें तो पायरोमीटर पर रीड किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ याद भी रख सकते हो, जैसे कि वायु दाब में क्या मापा जाता है। तो वायु दाब का जो माप होता है इसको बार में मेजर किया जाता है। वही उच्चतम तापमान की बात करें तो आपका पायरोमीटर हो गया। आर्द्रता की बात करें तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता, जैसे वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मापना है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भूकंप की बात करें तो इसमें पता है आपको कि इसका जो अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी के द्वारा, लेकिन रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो मेजर किया जाता है ये रिक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर इतना चीजों को आपको याद रखना है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 10 नंबर में, पानी में डुबोई गई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि किसी भी सिक्का या छड़ी को हम लोग बाल्टी में पानी रख करके उसमें अगर डुबा देते हैं तो वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये क्यों प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है अपवर्तन होता है। अपवर्तन देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ प्रकाश अपवर्तन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपके 11 नंबर में पूछा जा रहा है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्रकाश के विद्युतीय चुम्बकीय स्वरूप का जो खोज किया गया था मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 12 नंबर में, वायु में हाइड्रोजन जलने लगती है तब पैदा होती है। तो बताइए कि वायु में जब हम लोग हाइड्रोजन को जलाएंगे तो इसमें क्या पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है, अगर रिएक्शन आता है तो ठीक हो, फिर नहीं तो फिर आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए वायु पूछा जा रहा है कि वायु में हाइड्रोजन जलने पर क्या होता है। तो जैसे कि वायु आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में चूंकि हाइड्रोजन जलेगा तो यहाँ पर जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन आप पर ले लेते हैं, यहाँ पर ये आपका हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसमें अगर हम लोग जलाते हैं तो आपका यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका यहाँ पर H2O हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हम 2 लगा दिए तो यहाँ पर 2 हो गया, तो अब हाइड्रोजन 2 हो गया, तो फिर ऑक्सीजन भी आपका यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लगा सकते हो। तो यहाँ पर फिर आपको कितना लगाना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका फिर कितना हो गया, ये आपका यहाँ पर हो गया, यानी कि यहाँ पर आप फिर आपको लगाना पड़ जाएगा 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पर आपको 4 लगाना पड़ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 4 लगाते हैं तो फिर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर आपका 2 हो गया, यानी कि ये आपका हो गया 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ पर भी आपका 4 दूना 8 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें नहीं लगता कि बैलेंस हुआ अच्छा तरीका से। तो यहाँ पर देखिए आपका हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, तो आप इससे इसको कर सकते हो, या फिर H2 करके आप कर सकते हो। तो H2O यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी जल का निर्माण होगा इससे, ठीक है।
तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो जल यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आपको दिया हुआ है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग देख लेना, थोड़ा सा बैलेंस अगर करना है तो फिर आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, जनरली इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे भी जाते हैं। तो अगर हम लोग हेलोजन की बात करें कि सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील धातु होती है ये कौन सी होती है, तो ये आपका फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन जो होता है ये हेलोजन में, चूंकि हेलोजन की बात करें तो ये क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एक होता है एस्टेनिन। एस्टेनिन के बारे में कभी अभ्यर्थियों को पास होता जो है पता होता है तो ये भी याद रखना। एस्टेनिन जो होता है ये भी आपका जो है हेलोजन के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है 14 नंबर में निम्नलिखित में से किस में पर्याप्त विटामिन सी पाया जाता है। तो इसको मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, तो ये आपका प्रश्न रिपीट हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस मारोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक है कि रिपीट आपका होने लगेगा। और जब आपको ऐसा पता चले कि क्वेश्चन आप सभी को अटेम्प्ट कर लेते हो तभी आपको जो है ये आपका रिजल्ट जो है ये आपका हो पाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है और आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल जो है ये सब जानते ही हैं तभी जो कि रिजल्ट के करीब लोग पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पर बात करें जो चीज़ें पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी किस में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका आंवला में पाया जाता है और आंवला में सबसे ज़्यादा आपका विटामिन सी पाया जाता है। पिछली वीडियो में जो आपका प्रश्न आया था उसमें पूछा गया था कि दूध में किस प्रकार के विटामिन नहीं पाए जाते हैं। तो उसमें यहाँ पर आपका आंसर यही था कि विटामिन सी आपका नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है ये खट्टे फूलों में पाया जाता है। इसके अलावा पूछा गया था कि दूध जो होता है पीलापन किसके कारण से होता है, तो पीला जो होता है ये कैरोटीन के कारण से होता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो बताया कि पौधे के किस भाग से हल्दी को प्राप्त किया जाता है, तो ये मूल से किया जाता है। मूल कहने का मतलब क्या है कि उसका जो तना होता है उससे हम लोग हल्दी को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाता है जैसे कि आपका मूली हो गया, मूली के बारे में अगर पूछेगा कि हम लोग मूली का किस भाग को खाते हैं, तो हम लोग जड़ को खाते हैं। जैसे कि आप शकरकंद ले लो, उसमें भी हम लोग किस भाग को खाते हैं, तो जड़ को खाते हैं। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे हल्दी की बात करें तो उसमें हम लोग किसको खाते हैं, तो उसमें हम लोग जो है जड़ को ही खाते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूछा भी जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको पूछा और एक चीज़ याद रखना है कि आलू के बारे में अगर पूछेगा तो उसमें हम लोग क्या खाते हैं, तो आलू में जो हम लोग खाते हैं उसमें हम लोग जड़ नहीं खाते हैं, उसमें हम लोग तना को खाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो वहाँ पर आपका हो ही गया। तो यहाँ पर देखिए सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिसका रुधिर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका वे होंगे। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि सार्वत्रिक रक्तदाता जो है वे लोग हैं जिसका रुधिर वर्ग होता है। तो देखिए ओ वाला जो होता है ये किसी को भी डोनेट कर सकता है और ये एक्सेप्ट जो है सभी से नहीं कर सकता है, ये सिर्फ ओ वाला से ही एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन डोनेट ये किसी को भी कर सकता है। ओ पॉजिटिव जिसका रहता है। ए बी की बात करें तो ये जो है सभी से एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन डोनेट किसी को नहीं कर सकता है। ए बी वाला को ही सिर्फ डोनेट करेगा। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा 18 नंबर में पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। तो पीनियल ग्रंथि की बात करें तो पीनियल ग्रंथि जो आपकी पाई जाती है मस्तिष्क में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 19 नंबर में औसत व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है। तो औसतन अगर हम लोग व्यक्ति के शरीर की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति में जो रक्त होता है ये आपका 5 से 6 लीटर लगभग अप्रोक्स आपका होता है, 5 से 6 लीटर। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर में। यहाँ पर आपको बताना कि एक आयत जिसका विकर्ण यहाँ पर आपको दिया हुआ है 15 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पर आपको दिया हुआ 9 मीटर। हालांकि मैथ्स का जो भी क्लास होगा ये आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा और मैंने प्रोवाइड भी किया है, तो वो आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर विजिट कीजिए। हालांकि यहाँ पर आपको अभी जो है बहुत सारा कंटेंट अभी बाकी है जो कि आपको यहाँ पर दिया जाएगा। हालांकि एग्जाम होते होते आपको बहुत सारा यहाँ पर आपको कंटेंट जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात करें एक आयत है जिसका यहाँ पर आपको विकर्ण दिया हो। सबसे पहले आप अगर कॉन्फिडेंस है तो फिर आप ऐसे डायरेक्टली इसको बना सकते हो, नहीं तो फिर आपको जो है आयत थोड़ा सा यहाँ पर आपको बना लेना है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आयत की विकर्ण यहाँ पर आपको दिया हुआ 15, तो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ 15, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि चौड़ाई यहाँ पर आपको 9 दिया हुआ, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए पूछा जो जा रहा है यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होना चाहिए, लेकिन लंबाई यहाँ पर आपको दिया हुआ नहीं, चूंकि यहाँ पर विकर्ण आपको दिया हुआ है। तो देखिए लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये फॉर्मूला है आपका, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे लंबाई कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं, तो जैसे कि हम लोग को निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो एल बराबर हम लोग क्या करेंगे, अगर
सॉरी अगर 15 का अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करते दिए आपका कितना हो जाएगा 225। वही अगर हम लोग यहाँ पर माइनस हो जाएगा, उसकी लंब निकाल रहे हैं तो माइनस होगा। 9 का स्क्वायर करते दिए आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 81। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद 12 में अगर हम लोग इसको घटाते तो यानी सीधा समझिए कि यहाँ पर 144 हो जाएगा और 144 का जो आपका वर्गमूल निकल करके आएगा ये आपका 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो लंबाई निकल करके आया हुआ है ये कितना आया हुआ है तो ये आपका यहाँ पर 12 हो गया आपका लंबाई। अब पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल जो होता है ये आपका लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना निकल गया आपका 12 निकल गया और यहाँ पर आपको चौड़ाई दिया हुआ 9, 12 गुना 9 कीजिए आपका 108 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किस परीक्षणों का यहाँ पर आपको माध्य दिया हुआ 11। इसमें से यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक परीक्षण और जोड़ा जाता है तो नया माध्य आपका 12 हो जाता है। तो 15वां परीक्षण क्या है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि 14 परीक्षणों का यहाँ पर आपको माध्य दिया हुआ 11 है। तो 14 परीक्षणों का सबसे पहले हम लोग यहाँ पर योग निकाल लेते हैं। तो योग निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि जो भी आपका माध्य दिया रहता है उसको आप प्लस जितना भी परीक्षण का निकाला गया उसको आप गुना कर दो, ये आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग 11 गुना 14 कर देते हैं। तो बोलिए कि 11 गुना जब हम लोग 14 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 54 हो जाना चाहिए, 154 हो जाएगा। तो आपका 154 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक परीक्षण जब ऐड किया गया और इसमें तो टोटल परीक्षण कितना हो गया 15। अब कहा जा रहा है कि 15 परीक्षण हो गया, चूंकि पहले 14 था अब एक ऐड किया तो उसमें 15 हो गया परीक्षण और 15 परीक्षणों का यहाँ पर आपको माध्य दिया हुआ है 12। तो इसको हम लोग 12 से गुना कर देते हैं तो टोटल आपका इधर से निकल जाएगा। तो बोलिए कि 12 गुना अगर हम लोग 12 गुना अगर 15 करते हैं तो ये आपका कितना होगा, तो 12 गुना चलिए हम लोग एक बार 15 कर देते हैं। तो 15 दूनी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 30, 3 बचेगा, 15 कम 15 यानी कि 18, 180 हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 15 परीक्षणों के माध्यम से 14 परीक्षण को अगर घटा देंगे तो 15वां जो परीक्षण को लास्ट में हमने ऐड किया वो आपका फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 180 में अगर हम लोग 154 को माइनस करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 26 निकल करके आ जाएगा। तो फाइनली करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 22 नंबर में बताना है कि पेंटियोलॉजी किसका अध्ययन है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो पेंटियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो पेंटियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 23 नंबर में वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। तो वयस्क मनुष्य में जो रक्त का निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये लाल स्थित मंजा में होता है। ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। आप लोग बोलते हैं कि स्पीड चलते हैं, तो ऐसे प्रश्नों में क्या टाइम देना है, बिल्कुल आपको खाली देखते चलना है ये सब प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए लाल स्थित मंजा में इसका निर्माण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है। तो देखिए तंबाकू क्या होता है कि धूम्रपान जैसे हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये हानिकारक होता है। तो हानिकारक जो होता है ये क्यों होता है, इसमें क्या पाया जाता है जो हानिकारक होता है, तो इसमें एक निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण से ये हानिकारक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, निकोटीन के कारण से ये हानिकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर, यहाँ पर आपको पूछा है डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर। यहाँ पर आपका क्या होगा कि कपड़ों की सफाई करते हैं। यहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिए डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर कपड़ों की सफाई करते हैं ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए डिटर्जेंट की बात करिए आपको पीडीएफ में इसको सुधार कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिटर्जेंट जो है किस सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है, तो ये पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्योंकि पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर पानी किसी भी सतह पर अगर गिरा हुआ रहता है, यहाँ पर हम लोग डिटर्जेंट को अगर गिराते हैं तो ये क्या होता है कि पानी फैलने लगता है। तो पानी जो फैलने लगता है इसमें क्या होता है कि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसे कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो क्यों होती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव उसमें अधिक होता है जिसके कारण से पानी एक जगह पर अभिसरित हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पूछा है कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो डिटर्जेंट देते हैं तो पानी फैलता है और फैलने के कारण से जो भी उसमें गंदगी रहती है वो दूर हट जाते हैं। तो फाइनली करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज पढ़ने करके आए थे। मिले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पर हेल्पफुल लगता है चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और आप यकीन मानो अच्छे से प्रिपरेशन करते हो और टेलीग्राम से जुड़ करके आप करते हो तो बिल्कुल आप जो है जितना भी साइंस का प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा जीके जीएस भी मैंने पढ़ाया तो उसको भी अच्छे तरीके से सेलेक्ट करके मैंने दिया हुआ है, तो जाकर के आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक,